प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। या किसी नाभिक के न्यूक्लियनों को बंधन मुक्त कर देने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। और बंधन ऊर्जा को अगर न्यूक्लियनों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो उसे ही बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक को बंधन ऊर्जा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण प्राप्त हो जाती है और इस कारण भारी नाभिक के न्यूक्लियन बंधन मुक्त हो जाते हैं और नाभिक के न्यूक्लियन इधर उधर दूर भाग जाते हैं, माने छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं। और किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाना या बट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में देखा गया है कि विखंडन के उपरांत भारी नाभिक से दो हल्के नाभिक बनते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन बनता है और भारी नाभिक का कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। संपूर्ण द्रव्यमान न्यूक्लियनों के रूप में या हल्के नाभिकों के रूप में नहीं विभक्त होता, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा प्राप्ति के रूप में होता है। बच्चों, आपको बताए थे कि 1939 ईस्वी के आसपास साइंटिस्ट ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में प्रयोग करना चाहा। उन्होंने देखा कि अगर यूरेनियम 92 U-235 पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की जाए तो यूरेनियम का नाभिक इस न्यूट्रॉन कण को अवशोषित कर लेगा और यूरेनियम का कोई एक भारी समस्थानिक प्राप्त हो जाएगा 92 U-236। और इसीलिए जो है ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने यह प्रैक्टिकल सेटअप किया, 92 U-235 के ऊपर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी की, न्यूट्रॉन कणों को फेंक कर मारा। उनका उद्देश्य था कि यहाँ जो है कोई एक भारी नाभिक या रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होगा यूरेनियम का। लेकिन प्यारे बच्चों, जब इन्होंने प्रयोग किया तो यूरेनियम का भारी नाभिक मिलने के बजाय यूरेनियम खुद दो हल्के नाभिकों क्रिप्टॉन और बेरियम 3 न्यूट्रॉन और अपार ऊर्जा में विभक्त हो गया। जर्मन वैज्ञानिक मैटनर और फिश ने इस अपक्रिया को समझाया कि ये रेडियो एक्टिविटी नहीं है, ये रेडियो एक्टिविटी से परे अपक्रिया है और ये अपक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन है। दुनिया का पहला कृत्रिम नाभिकीय विखंडन इस तरह से ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने किया था। अभी कल की क्लास में भी हम चार्ट बना के आपको दिखाए थे। 92 U-235 प्लस 0N1 गिव्स आउट 92 U-236 बराबर यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं 56 Ba144 36 Kr89 प्लस 30N1 प्लस ऊर्जी। और फिर यहाँ पर एलएचएस में द्रव्यमान दिखाए थे कि यूरेनियम का द्रव्यमान 234.99 AMU, न्यूट्रॉन द्रव्यमान 1.01 AMU, दोनों जोड़ दोगे 236 AMU और इधर बेटा बेरियम का द्रव्यमान 143.87 AMU। याद हो जाए 50 बार बताए हम। क्रिप्टॉन के द्रव्यमान 88.90 AMU, न्यूट्रॉन के 3 × 1.01, इधर जोड़ने पर 235.80 AMU, दोनों का डिफरेंस 0.20 AMU। 0.20 AMU से ऊर्जा की प्राप्ति 0.20 × 931 करोगे तो 186.20 जो है MeV। और ये जो ऊर्जा आई है इसको लगभग 190 मान लिए थे कि यूरेनियम के एक जो है परमाणु विखंडन से 190 MeV या और जो है लगभग 200 MeV मान लिया जाता है कैलकुलेशन में सरलता के लिए कि यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से 200 MeV ऊर्जा की गेन होती है। आपको समझाए थे कि यूरेनियम जिस तरह से विखंडन दिखा रहा है उसी तरह से अल्फा कणों का विखंडन
उसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन का विखंडन, ऐसे ही बहुत सारे विखंडन हम लोग देख सकते हैं। और हर विखंडन के उपरांत जितनी ऊर्जा की गेनिंग होगी वो भी हमको निकालने को दे सकता है कि बंधन ऊर्जा निकालो। ठीक है, याद करिए बच्चों कि आपको दिखाए थे कि अगर कभी 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन हो तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। चूंकि यूरेनियम 92U235, तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, हम बता रहे थे कि यूरेनियम का परमाणु भार 235 होता है। तो अगर तू 235 ग्राम यूरेनियम लेके बैठी है तो इसका मतलब तुम्हारे पास 1 मोल यूरेनियम है। और किसी भी तत्व का जब बेटा 1 मोल होता है तो उसमें n परमाणु होते हैं। तो माने अगर हम 235 ग्राम यूरेनियम लेते हैं तो 235 ग्राम में यूरेनियम के n परमाणु होते हैं। उठ के वहां से दूसरी जगह बैठ जाओ, मैं फोड़ डालूंगा तुमको मैं। तो इस तरह से जो है आपको ये बता रहे थे बेटा कि यूरेनियम अगर 235 ग्राम ले लिया जाए तो उसमें यूरेनियम के n परमाणु होते हैं। तो 235 ग्राम यूरेनियम में यूरेनियम के n परमाणु होंगे, तो 1 ग्राम यूरेनियम में n/235 परमाणु होंगे। और 1 परमाणु के विखंडन से 200 MeV ऊर्जा मिलती है। तो n/235 परमाणु विखंडन से n/235 गुणे 200 MeV गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन करने के उपरांत 5 × 10⁻24 ऐसे MeV ऊर्जा प्राप्त हुई। कैलकुलेशन था, और इस ऊर्जा से 20,000 यूनिट बिजली बन सकती है। ये हमने समझाया था, आपको सिखाया था इतना कि ऐसे यूरेनियम का विखंडन होता है। कल की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे क्रांतिक द्रव्यमान और क्रांतिक आयतन। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए किसी भी नाभिक का आवश्यक द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान होता है और उसका आयतन उस समय क्रांतिक आयतन होता है। एक्सप्लेन किए थे कि यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान 14.2 किलोग्राम होता है। अगर हमारे पास 14.2 किलोग्राम यूरेनियम है तो उस यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया हो सकेगी। इससे कम द्रव्यमान होने पर नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया जारी नहीं हो पाएगी। और बच्चों आपको बताए थे कि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया का मतलब था कि अगर एक बार नाभिकीय विखंडन अपक्रिया प्रारंभ हो जाए, बनने वाले नए नाभिक नए जो है न्यूक्लियनों से टकराएं और उनका फिर से विखंडन कर दे। और एक बार विखंडन जब स्टार्ट हो जाए तो विखंडन पर विखंडन पर विखंडन श्रृंखला में होने लगे, तो यह अपक्रिया विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया कहलाती है। और यदि किसी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया को हम किसी भी तरीके से नियंत्रित ना कर सकें, संपूर्ण का संपूर्ण नाभिक पूर्ण रूप से ऊर्जा में प्राप्त हो जाए, कंप्लीटली ऊर्जा में मिले हमें और अल्प समय अंतराल में, तो यह नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया थी जिस पर आधारित जो है संयंत्र परमाणु बम था। और अगर हम नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया को न्यूट्रॉन अवशोषक और जो है मंदक के प्रयोग के द्वारा नियंत्रित कर ले, अपक्रिया धीमी गति से हो और अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा को हम बीच बीच में प्रयोग में लाने के लिए अलग भी कर सकें, तो ये नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया जिस पर जो है फर्मी नामक वैज्ञानिक का बना हुआ संयंत्र नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी है। हमारे भारत में भी बहुत सारे परमाणु भट्टी हैं, जैसे ध्रुव, अप्सरा, कामिनी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अनपरा, खेनपरा, बहुत सारे हैं। तो बाय द वे हम लोग कल जो है परमाणु बम का सचित्र वर्णन किए थे। याद करिए, आपको दिखाए थे कि धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है जो दोहरी परत में होता है, याद आया। और ये जो धातु का बेलनाकार पात्र दोहरी परत में है, इसमें यूरेनियम के 2 टुकड़े होते हैं जिनका अलग अलग वजन यूरेनियम के क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से ज़्यादा होता है। माने क्रांतिक द्रव्यमान 14.2 किलोग्राम, तो इन दोनों टुकड़ों का वजन 7.1 से ज़्यादा होता है।
कोई 8 किलो का, कोई 9 किलो का। दोनों सांचे नुमा आकृति में होते हैं। नीचे वाला टुकड़ा स्थिर और फिक्स, ऊपर वाला टुकड़ा जो है रिमोट कंट्रोलिंग स्प्रिंग से अटैच होता है। जब हम रिमोट द्वारा ऊपर वाले टुकड़े को गिरा देते हैं तो वो दोनों टुकड़े एक दूसरे में समावेशी हो जाते हैं, मिक्सअप होकर के बड़ा टुकड़ा बन जाता है और संपूर्ण द्रव्यमान यूरेनियम के क्रांतिक द्रव्यमान से बढ़ जाता है और इसलिए नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया प्रारंभ हो जाती है और जिससे जो है पूरा का पूरा नाभिक पलक झपकते 10⁻⁻7 सेकंड के अल्प समय में ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, गेन होता है और इस तरह से जो ऊर्जा मिलती है वो विध्वंसकारी ऊर्जा होती है, क्योंकि करोड़ों केल्विन टेम्परेचर वाली ये ऊर्जा होती है। इतने उच्च तापमान पर कोई भी चीज़ का अस्तित्व संभव नहीं है, सबकी सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और बच्चों इस तरह से जो है हम लोग परमाणु बम के बारे में कल पढ़े थे पूरा, ठीक है। और आप जान रहे हो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया चलेगी। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया थी और नियंत्रित श्रृंखला क्रिया नाभिकीय रिएक्टर बारे में पढ़ेंगे और हम लोग नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने सोच रखा है कि अगर आप लोग जो है डिस्टर्ब नहीं करोगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, सूर्य की ऊर्जा का कारण। देखो बुक में नहीं है, अब हट गया है, लेकिन बहुत समय पहले बुक में रहता था, कंपटीशन में आज भी है। सूर्य की ऊर्जा का कारण, सूर्य की ऊर्जा का कारण माने सूर्य के तल पर ये जो तमाम ऊर्जा है, इस ऊर्जा का कारण सूर्य ऊर्जा की वजह, तो आपको इस लेसन में पढ़ाऊंगा कि सूर्य की ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा का कारण क्या है। देखो बच्चों, अगर कभी दो हल्के नाभिक हो और वो परस्पर मिलकर गति करते हुए टकराए और मिलकर एक हो जाए, मीन्स दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना ले। दो हल्के या छोटे नाभिकों का टकरा कर जुड़कर बड़ा नाभिक बना लेना नाभिकीय संलयन कहलाता है। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हो कि दो हल्के नाभिक हैं मिल करके बड़ा नाभिक बना लेते हैं, तो दो हल्के छोटे नाभिकों का मिलजुल कर बड़े नाभिक की संरचना बना लेना नाभिकीय संलयन कहलाता है। अपने छोटी क्लास में पढ़ा है, यहाँ आपने शायद पढ़ा होगा कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनते हैं तो बड़े वाले नाभिक का द्रव्यमान दोनों हल्के नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम रहता है। माने अगर 5 किलो के नाभिक एक 3 किलो के जुड़ के 8 किलो के नाभिक ना बनता है, 7 किलो का नाभिक बना था। जुड़े वाले दोनों नाभिक के कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होके मिला था। इधर क्लियर? तो अपार मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सुनने में यशपाल जी बड़ा सरल लग रहा है कि दो हल्के नाभिकों का गति के दौरान टकराकर मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेना नाभिकीय संलयन कहलाता है। सुनने में बड़ा सरल मजेदार है। केमिस्ट्री वाले मास्टरवन ने पढ़ावत है, बहुत डीप में ना बताते, पता नहीं क्या है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। दो हल्के नाभिक का जुड़कर मिलकर बड़ा नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन है। बड़ी इजी अब क्रिया लगता है ना? नहीं, ये बहुत टफ अब क्रिया है, ये बहुत ही ज्यादा टफ अब क्रिया है। इसलिए टफ है कि दो हल्के नाभिक अगर रहेंगे तो नाभिक बेचारे धनावेशित होते हैं, दो के दोनों प्रबल धनावेशित होते हैं, और जब दोनों एक दूसरे की ओर आने लगेंगे तो असंभव है कि मिल जाएं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर करेंगे। परस्पर धनावेशित है, समान आवेशों प्रतिकर्षण होता है कि नहीं? तो जब दो हल्के नाभिक एक दूसरे की ओर अग्रसर होंगे तो उनके बीच कार्य करने वाला प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण बल उनको एक दूसरे को दूर करेगा। वे एक दूसरे से मिल नहीं सकते, जुड़ कहाँ सकेंगे? तो नहीं जुड़ सकते ना। तो यहाँ अभी जो रिएक्शन बता रहे थे यशपाल, बड़ा इजी लग रहा था, अब तो टेक्निकल बन गया ना। तो दो हल्के नाभिकों के बीच उनके समान धनावेशित होने के कारण उनके मध्य प्रबल धनावेश
कार्य करता है, प्रबल वैद्युत बल प्रतिकर्षण वाला लगता है, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दोनों जो है एक दूसरे के ओर नहीं आ पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चों अगर यहाँ हम इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और ताकत एडजस्ट कर दे कि जो उन दोनों के बीच के प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा कई हजार गुना ज्यादा हो, तो जबरदस्ती जुड़ जाए। यही तो देखो कितना बेकार साइंस है। एक बार कहती है ये नहीं हो सकता, तो एक बार कहती है ये हो सकता है, और ये जो हो सकता है वो मैं यहाँ पर फर्जी लॉजिक लगा देती भी ना भवा। मतलब ये तो अंडरस्टूड है, हम पढ़ चुके हैं, अभी तक जान चुके हैं कि दो समान आवेश कणों को या समान स्वभाव वाले आवेशों का मिलना असंभव है, वे तो एक दूसरे को दूर करते हैं ना। लेकिन यहाँ कह रहा है फिर भी हम जोड़ सकते हैं, उनके बीच जो बल है उसकी अपेक्षा कई हजार गुना ज्यादा ताकत लगा के जबरदस्ती जोड़ दें। तो बच्चों दो नाभिकीय या नाभिकों, हल्के नाभिकों को परस्पर संलयित होने के लिए या जोड़ने के लिए उनके मध्य लगने वाले प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपार मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम अपार मात्रा में ऊर्जा वहां रख दें तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बहुत ज्यादा बल या ऊर्जा मिलेगी, तो दोनों हल्के नाभिक जबरदस्ती जुड़कर के बड़े नाभिक के कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आया? और बच्चों इसलिए अब यह क्रिया बहुत कठिन हो गई। दो हल्के नाभिकों का उनके संलयन कराने के लिए उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ऊर्जा के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो थोड़ी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, अपार मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। इतनी ऊर्जा की जरूरत होती है जो करोड़ों केल्विन का टेम्परेचर बना सके। कहने का मतलब नाभिकीय संलयन हो सके, उनके मध्य के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ऊर्जा गेन हो सके। इसके लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? जो करोड़ों केल्विन का टेम्परेचर के समतुल्य ऊर्जा हो, और इतनी ऊर्जा कि वह टेम्परेचर करोड़ केल्विन हो जाए, चूल्हा जला के या गैस जला के या कंडी जला के लकड़ी जला के ना बनावा जा सके। केवल दुइये तरीका है इतनी ऊर्जा बनावे के। एक तो हुआ परमाणु बम फोड़ दे, वहां परमाणु बम विखंडन करा दे कि इतनी अपार ऊर्जा मुक्त हो जाए वहां पर जितना कि जो है चाहिए करोड़ों केल्विन टेम्परेचर बन जाए, तब दोनों हल्का नाभिक काट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है इतने हाई अमाउंट की ऊर्जा बन जाएगी। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो ना आपकी संलयन, लेकिन झटकम टीचर परिभाषा बताए कि आगे बढ़ के बाद अब हम डीप में होकर डिस्कशन कर रहे हैं। देख ले हम चाहे तो परिभाषा बताए कि आगे बढ़ के, लेकिन नहीं स्नेहा हो जा कहीं सर समझाइए खूब, समझा रहे हैं। तो अब जो है जैसे कि आपने समझा कि दो नाभिकों के संलयन के लिए उनके मध्य के प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध ऊर्जा के लिए वहां पर करोड़ों केल्विन ताप की आवश्यकता है, और ये जो है घटना इतने अधिकतम ताप की आवश्यकता की पूर्ति कई तरीके से हो सकती है। एक हमने बताया कि वहां परमाणु बम विखंडन कर दो, करोड़ों केल्विन का टेम्परेचर उत्पन्न हो जाएगा, और पर्याप्त ताप पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध होने पर नाभिकों का संलयन हो जाएगा। हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके बड़ा नाभिक बना लेंगे। पक्का पक्का ना? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा बेटा उन दोनों नाभिकों को उस जगह ले जाकर रख दो जहां इतना ताप है, और इतना ताप है सूर्य के तल पर। सूर्य के तल पर इतना जो है तापमान है, करोड़ों केल्विन का तापमान सूर्य के भीतरी कोर का होता है। तो अगर वहां ले जाकर के इन दोनों हल्के नाभिकों को रख दे तो दोनों जुड़ सकते हैं। तो चूंकि अब संलयन के बारे में आप डीप में जान गए, नाभिकीय संलयन होने के लिए नाभिकों के मध्य के प्रबल वैद्युत प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपार मात्रा में ऊर्जा और अपार ताप की आवश्यकता होती है। अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पर संभव होती है, और इसीलिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। न्यूक्लियर थर्मल रिएक्शन ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। अगर पूछा जाए ताप नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण दो, तो आप लोग आज तक केमिस्ट्री पढ़ते हो लेकिन नहीं जानते हो। अभी जो है 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या होता है बायो वाली परीक्षा, जो नई बायो की परीक्षा जो होती है नीट की, क्या कहते हैं, उसी में जो है क्वेश्चन आया था ताप नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। 4 ऑप्शन था, किसी नहीं बता पाया। सोचो काहे नहीं बता पाए भाई? केमिस्ट्री की बात है, बताना चाहिए ना टीचर्स को। तो अब आप समझ गए, आज से तो बायो बता रहा हूं। तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया मतलब जो अभिक्रियाएं उच्च ताप पर संपन्न हो,
जैसे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करोड़ों केल्विन के ताप पर संपन्न होती है, इसलिए इस रिएक्शन को तापनापीय क्रिया थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। तो जानते रहिए एक बात ये है। अब आप जान गए बेटा कि जब हमको नाभिकीय संलयन कराना है तो पहली बात तो वहां उच्च ताप बनाने के लिए परमाणु बम विखंडन करना है, माने अपार ऊर्जा ऑलरेडी देनी है। और जब वहां नाभिकीय संलयन हो रहा है जिसका मतलब पहले से ही अपार ऊर्जा है, और जब नाभिक संलयित होते हैं तो संलयित होने वाले नाभिकों का पूरा द्रव्यमान संलयन के बाद बड़े नाभिक के रूप में नहीं मिलता, काफी द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में मिलता है, तो वहां से भी ऊर्जा मिलती है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे कई लाख गुना ज्यादा मात्रा में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा मिलती है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। इधर क्लियर? तो संलयन अभिक्रिया जो होती है नाभिकीय संलयन, इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिकों का जुड़ करके बड़े नाभिक बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा ज्यादा प्राप्त करते हैं। या हम शायद कह रहे थे कि आपको जो है लास्ट रीडिंग इसमें बताएंगे सूर्य ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा। अभी झटके बता दे रहे हैं, जब चैप्टर खत्म होने लगेगा तो डिटेल बताएंगे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखो बच्चों, साइंटिस्टों की शोध हुई कि दुनिया के समस्त सजीव निर्जीव जंतु मृत जीवित सबको ऊर्जा केवल और केवल सूर्य से प्राप्त होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन कंटिन्यूअस 24 घंटे चाचा सूर्य सबको ऊर्जा देते रहते हैं। अब एक और बात जटिल कि सबको ऊर्जा सूर्य से ही मिल रही है, सबको ऊर्जा, और 24 घंटा लगातार अनवरत मिल रही है। एक और बात जटिल, सोचो कि ये जो है कार्यक्रम सूर्य का, जो सूर्य सबको ऊर्जा निरंतर 24 घंटे दे रहा है, जिंदा मुर्दा और सजीव निर्जीव पौधे जंतु सबको, ये आज से नहीं अरबों वर्ष से चलता आ रहा है। अब सोचो कि अगर जो है सूर्य चाचा अरबों वर्ष से सबको ऊर्जा दे रहे हैं तो उनकी ऊर्जा धीरे 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 कम होते होते समाप्त हो जानी थी ना। लेकिन इतने वर्षों से महाराज सूर्य सबको ऊर्जा दे रहे हैं अनवरत 24 घंटे अरबों खरबों साल से, फिर भी उसके पास पता नहीं कितनी ऊर्जा है कि वो समाप्ति नहीं हो रही है। और अभी भी अनुमान है कि अरबों खरबों साल तक सूर्य चाचा ऊर्जा देते रहेंगे, उनकी ऊर्जा में कमी नहीं आएगी। सोचो, अब जटिल बात हो गई कि बाप रे कितनी ऊर्जा लगी बैठा बा कि इतना साल से इतना जने का देत बा, तब वो चुकत ना बा वो दे तो रहे। तो लोगों ने शोध करना शुरू किया कि भाई चलो पता लगाया जाए अरसलान के साथ कि क्या रीजन है, कैसे इतनी ऊर्जा पा गया है ये, कि जो अरबों खरबों सालों से इतने सारे लोगों को ऊर्जा दे रहा है फिर भी उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो रही है। तमाम साइंटिस्टों ने अपना अपना तरीका रखना शुरू किया। सूर्य का द्रव्यमान 10 की घात 29 टन होता है। कितना होता है बेटा? 10 की घात 29 टन। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 घात 24 किलोग्राम होता है, तो लगभग 10 की घात 8 गुना ज्यादा वजन होता है सूर्य का। माने पृथ्वी से 10 घात 8 गुना भारी सूर्य चाचा है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी के बाप के दादा परदादा है। 10 घात 8 गुना मतलब बेटा 10 अरब गुना है। इधर क्लियर? तो सूर्य पृथ्वी का बहुत ज्यादा जो है गुना है। एक साइंटिस्ट थे हेल्महोल्ट्ज, उन्होंने पहले अनुमान लगाया कि सूर्य की ऊर्जा का वजह क्या है। कहा कि पता किया, कैलकुलेशन किया कि सूर्य निरंतर, नहीं समझे, सूर्य निरंतर सिकुड़ रहा है और सूर्य के सिकुड़ने के कारण उसकी जो गुरुत्वा उसका द्रव्यमान है, वही द्रव्यमान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है और जो है यही ऊर्जा का इसका प्रमुख स्रोत है। काफी सालों तक ये बात सच थी कि सूर्य निरंतर सिकुड़ रहा है, सूर्य के द्रव्यमान में कमी आ रही है और वही जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में सभी प्राणियों को, जीवित निर्जीव सबको मिल रही है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही है। लेकिन लग गया ना सुन लो। लेकिन बच्चों
साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन किया कि सूर्य के संकुचन होने से जो भी ऊर्जा मिलती है वो हमें प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मात्र 1% होती है। अब लो कैलकुलेशन क्या किया गया बेटा कि सूर्य जितनी ऊर्जा उसके संकुचन से बनती है वो जो है हमें वास्तव जो ऊर्जा मिल रही है उसका क्या परसेंट है? 1%। माने हमका मिलत बा 100 रुपया ऊर्जा के रूप में, लेकिन सूर्य संकुचित होत बा ओकरे संकुचन से केवल 1 रुपया बनत बा, तो हम 99 कहां से पावत है? संकुचन हो से ऊर्जा मिलत बाटे, सही बात, लेकिन केवल 1% मिलत बा, तो 99 जो शेष बा वो कहां से मिलेगी? शेष 99 और कहां से आई? तो मैंने धीरे धीरे ये बात गलत साबित हो गई, ये बात जो है गलत साबित हो गई। फिर बाद में जैसे फ्रैंक एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट हर्ट्ज थे, एक फ्राउनहोफर थे, ये सब तमाम प्रयोग किए अलग अलग, इन्होंने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, स्पेक्ट्रम से शोध किया अलग अलग, तो ये पता लगा सूर्य के द्रव्यमान का 90% हिस्सा, पूरे के पूरे सूर्य जो 10⁻29 टन में है उसका 90% हिस्सा हाइड्रोजन है। क्या है? शेष 10% भागों में हीलियम और अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य तत्व हैं। तो सूर्य के द्रव्यमान का 90% हिस्सा केवल और केवल हाइड्रोजन है। बाकी 10% हिस्से में हीलियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, वो सब शामिल रहते हैं। सूर्य में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन की भरमार है। 90%, 10⁻29 टन का 90% माने अपार मात्रा में वहाँ पर हाइड्रोजन है। और यह भी पता किया गया कि सूर्य के बाहरी कोण का ताप करोड़ों केल्विन होता है, भीतरी कोण का ताप जब लगभग 53,000 कुछ करके होता है। तो माने सूर्य जो है एक आग का गोला टाइप का है, इतना ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर है, बाहरी तल का ताप करोड़ों केल्विन का, भीतर का ताप जो है कम। तो इतने उच्च ताप में अगर कोई तत्व रहेगा तो तत्व के खोपड़ी याद करो, तत्व के बारे में याद करो कि हाइड्रोजन वगैरह या हीलियम, नाइट्रोजन, पोटाश ये सब क्या है आप जान रहे हो कि इनके बारे में कल्पना करो कि इनका जो प्रमाण होगा, इनके भीतर न्यूट्रॉन और नाभिक होगा और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहेंगे। तो अब अगर इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ ताप और ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉनों को ताप और ऊर्जा मिलेगी और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर, माने निश्चित तौर पर सूर्य के तल पर परमाणुओं से जो भी वहां तत्व है, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके पलायित कर गए होंगे, वहां तत्व नहीं होंगे किसी चीज के, केवल और केवल नाभिक होंगे। सूर्य के तल पर केवल क्या होगा? सूर्य के तल पर केवल और केवल नाभिक है और अपार मात्रा में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के तो कई रूप होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम, 1H1, 1H2, 1H3। अब ये सब भी नहीं होंगे वहां, क्योंकि हमने बताया कि वहां सबके क्या होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां ऊर्जा पा करके पलायित रहते हैं। तो माने प्रोटियम का इलेक्ट्रॉन भगा दोगे तो प्रोटॉन बनेगा, ड्यूटीरियम के इलेक्ट्रॉन भगा दोगे तो ड्यूटीरियम के नाभिक को ड्यूट्रॉन, ट्राइट्रियम के इलेक्ट्रॉन को भगा दोगे तो ट्राइट्रियम का नाभिक ट्राइट्रॉन। माने वहां सूर्य के तल पर हाइड्रोजन प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइट्रॉन के रूप में है, हीलियम जो है अल्फा कण के रूप में है। यही है ना, सबके नाभिक वहां पर है, तत्व तो नहीं है। और इतनी ऊर्जा के कारण ये नाभिक आपस में क्या करते हैं? गतिशील रहते हैं और लड़ते रहते हैं। और इतना ज्यादा ताप और ऊर्जा वहां पर है कि लड़ लड़ के, जुड़ जुड़ के संलयन अभिक्रिया दिखाते रहते होंगे, पक्का। और सूर्य के तल पर यही जो है नाभिकों के संलयन होने से जो ऊर्जा मुक्त होती रहती है वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है या कारण है। और ये बात जो है सूर्य की ऊर्जा के संदर्भ में साइंटिस्टों ने बताई और ये सच हुई कि वहाँ सूर्य के तल पर समस्त तत्व नाभिक अवस्था में है और सारे नाभिक परस्पर क्या होते रहते हैं? जुड़ते रहते हैं, जुड़ जुड़ करके अलग जो है नाभिकों का निर्माण करते रहते हैं।
प्रोटॉन प्रोटॉन जुड़ जाए ड्यूट्रॉन बन जाए, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन जुड़ जाए ट्राइट्रॉन बन जाए, प्रोटॉन ट्राइट्रॉन जुड़ जाए हीलियम बन जाए। तो यही संलयन होता रहता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ उतना उच्च ताप है कि संलयन प्रक्रिया हो गई, और एक बार संलयन हो गई तो दोबारा के संलयन के लिए ऊर्जा उतना ताप उतना बन गया और द्रव्य ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन गई। तो वहाँ यही हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर जुड़ जुड़ करके संलयन क्रिया दिखा करके अपार ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। और आप जो है कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ कितनी ऊर्जा मुक्त होती रहती है, जो इतने वर्षों से यूज होने के बाद भी कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ अपार द्रव्यमान 10⁻29 टन बहुत होता है। इधर क्लियर। तो सूर्य की ऊर्जा का यही वजह है। फिर बाद में आपको बेटा बताऊंगा कि सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर जो हाइड्रोजन के जो है नाभिक जुड़ करके हीलियम नाभिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये जो है एक विशेष चरण में जुड़ते हैं। 4 जो है हाइड्रोजन नाभिक जुड़ते हैं तो हीलियम का नाभिक बनता है, लेकिन ऐसे नहीं 6 स्टेप में जुड़ते हैं जिसे कार्बन कार्बन चक्र कहते हैं। और एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन चक्र, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं समझाऊंगा। तो आपने नाभिकीय संलयन समझ लिया ना, सीख लिया कि नहीं। यहाँ पर एक कल्पना है। कल्पना क्या है कि जैसे नाभिकीय विखंडन को न्यूट्रॉन अवशोषक और मंदक द्वारा नियंत्रित कर लिया गया और नाभिकीय रिएक्टर बना दिया गया, और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको रचनात्मक कामों में इस्तेमाल में लाया गया। तो वैसे ही हर्षिता कल्पना कर रही थी कि अगर इसी प्रकार एन केन प्रकारेण नाभिकीय संलयन को नियंत्रित कर लिया जाए और नाभिकीय संलयन को नियंत्रित करके संलयन रिएक्टर बनाए जाएं, तो जो पहले वाले नाभिकीय रिएक्टर हैं और ये जो बनाने जा रही हैं संलयन रिएक्टर, संलयन रिएक्टर के बन जाने से नाभिकीय रिएक्टर और संलयन रिएक्टर में कौन ज़्यादा लाभदायक होगा या क्या जो है उचित रहेगा। तो देखो मैं बताना चाहूँगा कि अगर संलयन रिएक्टर बन जाए, आप लोग बना दो अगर संलयन रिएक्टर, अभी तक तो नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करके बनाया है, अगर संलयन रिएक्शन को कंट्रोल करके संलयन रिएक्टर बना दिए जाएं तो पहली बात, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम इस्तेमाल होते हैं, और जो दुनिया के सबसे महंगे तत्व हैं। तो महंगा मटेरियल यूज कर दिया और ऊर्जा बनाओगे तो ऊर्जा महंगी रहे, इसी वजह से बिजली वगैरह महंगी मिलती है। जबकि संलयन रिएक्टर यदि बन जाए तो वहां ईंधन हाइड्रोजन के रूप में इस्तेमाल होगा, और हाइड्रोजन हमारी दुनिया का सबसे सस्ता तत्व है, क्योंकि आप जान रहे हो कि पूरे ब्रह्मांड का 3/4 हिस्सा जल है, 75% हिस्सा जल है, और जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की मात्रा तुम्हारी प्रकृति में अपार है, सस्ता है। तो अगर संलयन रिएक्टर बन जाए और संलयन रिएक्टर में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन यूज होगा तो जो इससे विद्युत उत्पादन होगा, बिजली बनेगी, वो सस्ती रहेगी, बहुत ज़्यादा सस्ती, ठीक है, लगभग फ्री। ऐसा एक और बात कि चूंकि नाभिकीय रिएक्टर जो बने हुए हैं उनमें ईंधन यूरेनियम या प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके बनाया गया है, और हमारी प्रकृति में यूरेनियम या प्लूटोनियम की मात्रा निश्चित है, बहुत कम है, और धीरे धीरे हम यूज करते जा रहे हैं। साइंटिस्टों का अनुमान है कि कुछ वर्षों बाद प्रकृति से, हमारी धरती से पूर्ण रूप से यूरेनियम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, प्लूटोनियम समाप्त हो जाएगा, तो फिर संकट आ जाएगा, रिएक्टर चलेंगे नहीं, सब बंद हो जाएंगे। माने कुछ वर्षों में रिएक्टर का बंद होना स्वाभाविक है, क्योंकि निश्चित मात्रा में प्रकृति में यूरेनियम और प्लूटोनियम है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, पूरे भारत में 1-2 जगह खान है, बहुत कम, ठीक है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है यूरेनियम प्लूटोनियम, इसीलिए तो महंगे हैं ना। लेकिन आप जान रहे हो कि अगर संलयन रिएक्टर बनाए जाए तो उसमें ईंधन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन असंभव है समाप्त हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके बंद होने की जो है आशा नहीं है। तो आप देख रहे हो, समझ में भी आ रहा है कि संलयन रिएक्टर अगर बन जाए तो नाभिकीय रिएक्टर की अपेक्षा वो ज़्यादा स्थायी रहेंगे और सस्ती ऊर्जा देंगे। लेकिन संलयन रिएक्टर बनाना असंभव है, बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संलयन अभिक्रिया हो इसके लिए करोड़ों केल्विन के टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, परमाणु बम विखंडन वहाँ हुआ रहता है,
अब बेटा कौनो फैक्ट्री अगर बनाया और हुआ नाप की संलयन के कंट्रोल करे हिसाब किताब लगाया, लेकिन अगर हुआ परमाणु बम के बराबर ऊर्जा मुक्त हो जाए तो कौन फैक्ट्री कौन बनाई हुआ रही है, सब तो सोहा हो जाइए ना। इतने उच्च तापमान में ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में बना ही नहीं है जो सह सके करोड़ों केल्विन का ताप, तो कौन फैक्ट्रिया हुआ बच्चे, कौन बनैया रही है, वो का कंट्रोल करे बिना बनवे भी ना, सब तो ओम नो दुआ सोच के बने नहीं बने। तो यह तरह से जो है असंभव है संलयन रिएक्टर बनाना। काश संलयन रिएक्टर बन जाते तो ऊर्जा इतनी महंगी न रहती। जान ले एक मिनी सूर्य बन जाता तुम्हारे पास, अगर संलयन रिएक्टर बन जाता तो एक मिनी सूर्य बन जाता है ना। तो इस तरह से जो है आपने संलयन समझा, संलयन रिएक्टर समझा, थोड़ा बहुत बातें सूर्य के बारे में हुई। अब हमको एक ही टॉपिक पढ़ाना है नाप की रिएक्टर भौकाल टाइप करके, और हम आपको एक चीज़ और सोच रहे थे वरुण धवन पढ़ा देंगे कि संलयन रिएक्टर पर आधारित बम हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम के बारे में भी बता देंगे। और नहीं